नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बॉलीवुड के ही मैन एक्टर धर्मेंद्र ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वो हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर हो गए। आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के इन जैसी फिल्मों ने उन्हें इस दशक में रातों रात पॉपुलैरिटी दिलाई। वहीं उन्हें ही मैन का दर्जा भी दिया जो आज भी कायम है। उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला, पगला, दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रहीं। धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। हाल ही में वो शाहिद कपूर, कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में दिखेंगे जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज में दिखाया गया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद से ही घर पर धर्मेंद्र का इलाज चल रहा था। घर पर ही परिवार वाले और डॉक्टर्स मिलकर उनका ध्यान रख रहे थे। लेकिन आज दोपहर में ये खबर आई कि बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र, जिन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें गरम धर्म के नाम से जाना जाता है, वो धर्म पाजी जो अपने सरल अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने शानदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, अपने रोमांटिक अंदाज और एक्शन फिल्मों के नाम से जाने जाते हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज धर्म पाजी से जुड़ा एक एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी। कैसे थे धर्मेंद्र, बॉलीवुड में उनका सफर कैसा रहा और निजी जीवन में धर्मेंद्र कैसे सरल स्वभाव के रहते थे, सब कुछ आपको बताएंगे। खास मेहमान इसमें मेरे साथ रहेंगे। विनोद अनुपम फिल्म समीक्षक हैं, वो हमारे साथ हैं। पंकज शुक्ल फिल्म समीक्षक के तौर पर हमारे साथ हैं और दीपक दुआ भी फिल्म समीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। आप लोगों से बात करूं उससे पहले कुछ किस्से हैं, कुछ बातें हैं जो धर्मेंद्र जी की आज बतानी बेहद जरूरी है। धर्मेंद्र ने जो बुलंदियां हासिल की उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही उनके बड़े सपने देखने की। धर्मेंद्र हमेशा लोगों को बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाने का मंत्र दिया करते थे। धर्मेंद्र ये मानते थे कि बड़े सपने देखने का हक अमीर हो या गरीब हर किसी को है। इसी को लेकर उन्होंने एक कविता भी सुनाई थी। आपको धर्मेंद्र के उस यादगार लम्हे से वाकिफ कराते हैं। ख्वाब हर इंसान देखता है, हक है हर किसी का ख्वाब देखना, अमीर का, गरीब का। और ख्वाबों की ताबीर जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कौन नहीं देखता ख्वाब, हर किसी के ख्वाब होते हैं। एक जाट ने गांव के एक गरीब परिवार के एक बंदे ने, एक लड़के ने, उस वक्त में लड़का था, उन्होंने ख्वाब देखे थे एक्टर बन जाने के। उसकी इबादत में दम था। मालिक ने अपनी मेहर की मोहर मेरे मुकद्दर पर सबत कर दी। बॉम्बे चला गया। लेकिन कहते हैं ना, एक्टर बनने के बाद भी आपके खून में जो सदियों से चलता आ रहा है, उबलता है, वो एक किसान का खून है मेरे अंदर। बॉम्बे जाकर जी चाहा कि मेरी एक फार्म हो जहाँ मैं खेती कर सकूं, गाय भैंसे रख सकूं। जहां से मैं आया था उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। तो मैंने जहां जमीन खरीदी, भगवान ने, मालिक ने वहां एक एक्सप्रेस साइड हाईवे बिल्कुल साथ से दे दिया। देखिए मुकद्दर की बात। मुकद्दर क्यों मिलता है? मेरे ख्याल से अगर हम नेकी से सब कुछ करें, अगर उसमें हमारी खोट ना हो, हमारी मांग में खोट ना हो, हमारी मेहनत में खोट ना हो, तो वो जरूर सुनता है। फिल्म रिलीज हुई थी फूल और पत्थर। उसके बाद आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, मीडिया ने। आपने मुझे ही मैन कहा, ही मैन का खिताब दे दिया जो आज तक चल रहा है। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया यार। एक फिल्म हो, आप देखी होंगी बहुत सी फिल्में।
और आपको शोले ज्यादा पसंद है तो करनाल वालों, ही मैन आ गया आपके शहर में। अगर आपने इसका साथ नहीं दिया तो कोई टैंकी तलाश कर लूंगा, फिर मौसियां भी आएंगी, मौसे भी आएंगे। मेरा बाजी ना होता है पर असि चने रोटी खाना होते। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं आर्मी में होता आज कहीं, या कहीं एथलीट होता मैं और भारत माँ के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाता। मुझमें शक्ति दी है उसने। रेसलर होता था पता नहीं, कबड्डी भी खेलता था, सब कुछ किया यार मैंने। बस आपकी मोहब्बत है ना, जो प्यार मोहब्बत आपका सेचता है जज्बात को मेरे। जिंदगी भर पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता। आत्मा ने कहा धर्म क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे, फकीर हो जाओ, सुकून ही सुकून है। तो हम तो आजकल फकीर होकर घूमते हैं भाई, ये पैसे के लिए तो सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब जी चाहता है कि इस बचपन में आकर इस छोटी सी उम्र में कुछ भगवान का नाम लिया जाए। और एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ, लिखने की आजकल इसी शौक हो गया है कि चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी। बैंड भी बज उठा। चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी और पहुंचकर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें कह उठे वाह, और गूंज वाहवा की फिर गूंज उठे यहां वहां कहां कहां, और गूंज से वाहवा की नम्रता में मेरी नम्रता और आ जाए। मैं रुक जाऊं, पलट के झुक जाऊं, करूं शुक्राना अदा हर किसी का। फिर रुकेंगे जो दाद देने के लिए, चलेंगे दुआ देते हुए। चलते रहो ही मैन, ये मंजिल तो पड़ाव है तेरे लिए। धर्मेंद्र जी के इसी अंदाज को आज न सिर्फ बॉलीवुड जगत बल्कि उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके फिल्मों को देखने वाले, यूं कहूं पूरा देश इस वक्त याद कर रहा है। और जिस सपने देखने के हुनर का जिक्र यहाँ पर धर्मेंद्र जी कर रहे थे, विनोद जी, याद आता है मुझे वो किस्सा 10वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा जो पंजाब के नसराली एक छोटे से गांव में एक हेडमास्टर के घर पे पैदा हुआ, दिलीप कुमार को देखकर सपना देखा कि बॉलीवुड में जाऊंगा। 54 में वो मुंबई में आते हैं, टैलेंट हंट में हिस्सा लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन फिल्म नहीं मिलती। 1960 में उनकी फिल्म जो है पहली रिलीज होती है, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिलती। लेकिन सपना देखना नहीं छोड़ा, चाहे फर्म में 200 रुपए की नौकरी करना हो, चाहे एक बालकनी में सोना हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना हो। ये खूबी है उनकी जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है। विनोद जी, आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल धर्मेंद्र ने जितनी बातें कही, अभी धर्मेंद्र जी के मुंह से हम लोग जितनी बातें सुन रहे थे, तो वो सिर्फ बातें कह नहीं रहे थे, उन बातों को उन्होंने जिया और पूरी जिंदगी जिया। जब वो बोल रहे थे कि पंजाब उनके अंदर था, तो पंजाब को उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। और जिस तरीके से वो माटी से जुड़े हुए थे, माटी को अपने साथ उन्होंने रखा और वो बड़े सितारे बने, सबसे ज़्यादा हिट फिल्में उन्होंने दी और बॉलीवुड में रमे रहे, बॉलीवुड में लगातार लोकप्रियता हासिल की। इसके बावजूद जो उनके अंदर का ग्रामीण था, उनके अंदर का गांव का लड़का था, उसे उन्होंने हमेशा जीवित रखा और बचाए रखा। मुझे लगता है कि ये हिंदी सिनेमा के किसी भी सितारे के लिए, किसी भी अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने पास्ट को जीवित, अपने अंदर जीवित रखे। यह थोड़ी सी सफलता से हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। और धर्मेंद्र के पास इतना लंबा सफलता उनके पीछे पीछे चलती रही, इसके बावजूद वो एक सामान्य इंसान की तरह और एक आम व्यक्ति की तरह वो बने रहे। मैं धर्मेंद्र को इसी रूप में देखता हूँ। और उनके अभिनय में जो एक सहजता है, वो सहजता उनके अभिनय सीखने की नहीं है, वो उनके व्यक्तित्व की सहजता है।
जो उन्हें अपने समकालीन बाकी सभी अभिनेताओं से अलग करती है। धर्मेंद्र पर कभी वो अच्छे अभिनेता थे, कमजोर अभिनेता थे, कैसे अभिनेता थे, ये अलग विश्लेषण की बात है, लेकिन धर्मेंद्र ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई, ये उनकी अपनी मौलिक पहचान थी और उनका एक विराट अभिनय संसार उनके साथ चलता रहा। वो बंदनी से लेकर के मेरा गांव मेरा देश, और जो अभी हाल में कुछ वर्षों साल भर पहले आई थी तेरी बातों में उलझा पिया, तो जो लगातार उन्होंने काम किए और जिस तरह के काम किए और जितने अभिनय की विविधता उनके जीवन में उनको निभाने के मौके मिले, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र एक विलक्षण व्यक्ति ही नहीं, विलक्षण अभिनेता भी रहे। बिल्कुल सर, और इसीलिए उनके बारे में यही, जैसा आपने कहा, ऐसे ही उनका वो चाहने वाला, उनको जानने वाला या उनको देखने वाला, उनसे जुड़ा हुआ एक एक किस्सा आज लोग शेयर कर रहे हैं और ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस चकाचौंध में भी अपने आप को कैसे सरल व्यक्तित्व के तौर पर रखना है, ये सीखना है तो धर्म जी को हमें स्टडी करना होगा। दीपक जी, जब धर्म जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब धर्मेंद्र जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके हर एक किस्से में कैसे वो मिट्टी की छाप, वो मिट्टी की खुशबू लेकर धर्मेंद्र जी चलते रहे, पंजाबियत लेकर चलते रहे, अपने पंजाब की मिट्टी को उन्होंने झलकाया, ये हर बार सुनने और देखने को मिलता रहा है और आज भी इसी रूप में उनको लोग याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं ये बात। और धर्मेंद्र जी से जब भी मुलाकातें हुई हैं तो मैंने ये पाया है कि उनके अंदर वो जो स्टारडम हम एक पाते हैं बहुत बड़े फिल्म स्टार्स में जो होता है वो तो है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने भीतर वो ईगो लेकर कभी हम लोगों से नहीं मिले। एक मैं कहूँगा कि ज़मीन से जुड़ाव उनके भीतर ऐसा था कि जब भी वो हमसे मिलते थे तो जैसे किसी अपने बच्चे से मिलते हैं, वो हम लोगों को भी, मतलब जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं, जो हमारा पेशा है कि उनसे मिलना, उनसे इंटरव्यू लेना, लेकिन वो हमें ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम उनके बालक हों। इतनी मोहब्बत। मेरा सो उनके साथ एक थोड़ा सा पर्सनल ये भी था कि उन पर किसी ज़माने में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनी थी हमारा धर्म नाम से, और वो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाई थी स्वर्गीय राजकेसरी जी फिल्म पत्रकार थे, उनकी मैगजीन चित्रलेखा से मैं जुड़ा हुआ था। तो जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको यह परिचय दिया कि मैं उस मैगजीन से जुड़ा रहा हूँ चित्रलेखा से, और जिन्होंने आप पर हमारा धर्म बनाई थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और काफ़ी देर तक वो उसे अपने हाथों में लिए रहे और बहुत प्यार से मेरे हाथ को थपथपाया, और ना सिर्फ मेरा बल्कि उन लोगों का भी, केसरी परिवार का भी हालचाल पूछा, और बड़े भावुकता के साथ मैं महसूस कर रहा था कि उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी उस समय जब वो मुझसे बात कर रहे थे। और जबकि देखिए कि उस डॉक्यूमेंट्री के बनने और इस वाकये जब मेरी उनसे मुलाकात हुई में कई दशकों का फासला था, लेकिन हम सब इस बात से सहमत हुए हैं, जो भी लोग धर्म जी से मिलते रहे हैं, कि उनके भीतर एक ज़मीन से जुड़ाव, एक इंसानियत बड़ी थी। मुझे ये भी याद है कि जब उस समय उस मुलाकात में उनका एक बहुत लंबा जो इंटरव्यू हुआ था और मैंने उनसे बातचीत की थी, तो मेरा एक सवाल था उनसे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर जो आत्मा है उसे इंसानियत से बड़ी मोहब्बत है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो अक्सर कहते थे कि मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे लोगों के भीतर ही भगवान या खुदा नजर आ जाता है। और उनकी दो एक लाइनें जो उन्होंने मुझे कही थी, आप जानते हैं हम लोग की धर्म जी बहुत अच्छा लिखते थे, खासतौर से शायरी बहुत अच्छे लिखते थे, तो उनकी एक दो लाइनें थी कि परवाह करके देख प्यार आ ही जाएगा, दुश्मन भी बन के यार आ ही जाएगा। वो कहते थे कि अगर इंसान इंसान से प्यार कर ले तो भगवान या खुदा उसे अपने भीतर महसूस होगा। बिल्कुल, और इसीलिए धर्मजी जैसा कोई नहीं, या धर्मजी जो एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं, वो आज सुनना, वो आज जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सब कह रहे हैं कि धर्मेंद्र इतने बड़े सुपरस्टार थे, स्टारडम का दूसरा नाम थे, लेकिन फिर भी हमेशा उन्होंने परिवार की अहमियत को समझा और उसे जिया भी। धर्मेंद्र बतौर एक बेटे और फिर पिता के तौर पर अपने रिश्तों को बड़े बखूबी निभाते थे। कैसे खट्टी मीठी यादों को उन्होंने हमेशा अपने दिल की गहराइयों में संजो कर रखा, ये खुद धर्मजी ने बताया था। आपको सुनवाते हैं। धर्म जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, इस ज़माने में इतने बड़े परिवार को अपने, मुझे पता चला आपके जो रिश्तेदार भी बॉम्बे से बाहर आते हैं वो भी आपके घर में ही रहते हैं, कैसे ये क्या सीक्रेट है? परिवार एक साथ बंधा कैसे है
जो बहुत मुश्किल बात है। ये माँ बाप की देन है। ये मेरी माँ जैसी महान, मेरे ख्याल से हर माँ महान होती है, लेकिन मेरी जो मदर थी बिग हार्टेड, बहुत बड़े दिल वाली थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, फार्मर्स हैं, स्कूल टीचर थे वालिद मेरे, लेकिन मेरी मदर जो थी वो आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों की हेल्प करती थी। मैंने देखा बाबूजी से चोरी, ये भी भेज दो, ये भी दे दो, ये भी दे, सबका बदल। उसके अंदर एक था, एक फील फॉर कि इस ज़रूरतमंद की, तो वो मेरे अंदर भी है वही। तो आगे जीन्स में आ गया है कुछ। मैंने भी बच्चों को ऐसे ही पाल पोस के ऐसे ही बनाया कि बी ट्राई टू लर्न टू गिव। देना सीखोगे तो मिलेगा भी, अब प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, किसी की हेल्प करोगे तो मालिक देखता है, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। इफ़ यू नो कि मैं यहाँ किसी की मदद कर दूँ। बहुत सी प्रोड्यूसरों की फिल्मों में मैंने बहुत कम पैसा लिया है, कई जगह नहीं लिया, कई पंजाबी फिल्मों में बगैर वैसे ही गेस्ट रोल ही करवा दिया, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती थी। मैंने कहा चलो करते जाओ, क्यों नहीं, जब ऊपर वाले ने दिया तो बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, मेरे ख्याल एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी होता है हर काम के लिए। धर्म जी, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आपकी, सनी की और बॉबी की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, यू नो, दोस्ती वाला, बाप बेटे में दोस्ती वाला वो है, पर चूंकि मैं आप लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है सनी और बॉबी आपसे कितना डरते हैं। आप एकदम वैसे वाले पापा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा है। नहीं, मैं अपने बाबूजी से डरता था। 6 बजे के बाद अगर लेट हो गया तो पड़ती थी मुझे, और सुबह 5-6 बजे निकल नहीं गया सैर के लिए, जॉगिंग के लिए, तो भी वो दातन लेके आते थे, लंबी लंबी सुबह वहाँ दातन करते थे, ब्रश व्रश तो नहीं। तो अगर कहीं मैं लेटा रह गया तो एक पड़ती थी मेरे ठिचक, तो मैं उठ के भाग जा, बाबूजी प्लीज़ मैं जाता हूँ। तो ये एक माँ बाप अच्छाई के लिए होता है। हालांकि बाप बहुत लूज़ कर जाता है बहुत कुछ, माँ को तो सब कुछ मिल जाता है, बाप सब कुछ करता है, सब कुछ माँ भी उतना नहीं करती जितना बाप करता है, लेकिन वो खुल नहीं पाता कभी बच्चों के साथ, वो बस ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं अभी सोचता हूँ मैं बाबूजी को और वक्त देता तो कितना अच्छा होता। मैं भी बाबूजी से डरता रहता था, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे तो कोने में, तो मुझे लगता था इनको क्या कमी है, सब कुछ तो है घर में, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है। पर अब मुझे पता चलता है क्या चाहते थे वो इस उम्र में आके। वो एक टुगेदरनेस, बाप का जरा मैंने ये किया, अपनी उपलब्धियाँ उनको बताओ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया, पापा मैं ऐसे करूँगा, हाउ इज़ दैट। वो झिझक इतनी बढ़ जाती है कि उतना भी कह नहीं पाते। इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन वो एक जो जुड़ के वो होता नहीं। ये हमारे चला आ रहा है हिंदुस्तान में, हमारी सभ्यता ही ऐसी है। तो सनी को कभी आपने सनी की का हाथ, उनके डोले और उनका बिल्ड पूरे देश में मशहूर हुआ, तो उन्हें भी कभी छड़ी लगाई थी आपने, कभी स्किप किया उन्होंने? नहीं, बचपन में एक दफ़ा लगा था उसको मैंने, एक लगी थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी बहुत हुआ था। तो इसी घर में यहीं रहते थे, 3 बंगले थे यहाँ पे, एक हमारा और रामानंद सागर जी का और जे.एम. प्रकाश जी का सामने, बाकी सब इधर कुछ नहीं था, खाली था टोटल। ये 68-69 की बात है। तो मैंने इसको शॉटगन लेके दी थी, निशाना जैसे, तो उसने क्या, पट्टे ने किया, वो गन लेके सामने ओम जी के बंगले के पूरे शीशे टक 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 सब तोड़ दिए। तो मुझे फिर मुझसे नेचुरली गुस्सा आया, तो एक लगा दी। फिर शूटिंग पे जाके पूछता रहा वो ठीक है, कैसा है वो। फिर आके शाम को प्यार व्यार किया। उसके बाद मैंने कभी, ही इज़ ए वेरी नाइस सन, आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे, और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब अगली पीढ़ी का कोई अभी दिखाई पड़ेगा? देखिए मैं तो कहता हूँ ये बात मुक़द्दर की भी होती है, और उसको कैसे संभालना है, मैं अपने लिए अपनी छोटे से 2 लाइनों में बोल देता हूँ। मुझे कि मौका दिया मुक़द्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्क़त के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। इसके साथ मुक़द्दर तो हर किसी को मिलता है, हर इंसान को एक दफ़ा भगवान, खुदा, मालिक सब चांस ज़रूर देता है, उसको अवेल कर ले कोई और एक नेक नीति से बढ़े आगे, तो फिर तो जीत ही जीत होती है।
तो धर्मेंद्र जो बुलंदियों पर थे, धर्मेंद्र जो बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा हमेशा चमकता रहेगा, परिवार से उनका क्या जुड़ाव रहा और ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा। ये धर्मेंद्र बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बेटे को उन्होंने क्या सिखाया, बेटे के लिए उन्होंने क्या किया और आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये धर्मेंद्र बताकर गए। मुझे याद यहाँ पर आता है 1983 का वो वक्त जब उन्होंने विजेता नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, पंकज जी, और वो शुरू करके फिर बेताब फिल्म आई थी, लॉन्च किया था सनी देओल को। तो अपने बच्चों को कैसे सेटल करना है, उन्हें कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, क्या मैनर्स देने हैं, फैमिली वैल्यूज कैसे सिखानी है, कब स्ट्रिक्ट फादर बनना है और कब सुपरस्टार बनके उन्हें एक्टिंग के गुण सिखाने हैं, ये किया है धर्मेंद्र पाजी ने। जी जी जी, धर्मेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें हमने की। कुछ अननोन फैक्ट्स मैं बताऊंगा उनके दर्शकों को, उनके प्रशंसकों को। उनका गांव, जैसे आपने शुरुआत की, बहुत खुशी हुई, आपने उनका जन्म स्थान बिल्कुल सही बताया। नसरली गांव में उनका जन्म हुआ था। 1975 में जब अपने पीक पे थे धर्मेंद्र, तो वो नसरली पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे अपने जन्म स्थान के ऊपर, और वहां के सरपंच को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं अपने आज जो जन्म स्थान है, मेरा पैदाइश की जो जगह है, वहां पे मैं अपना एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। और दुख की बात यह है कि उस गांव के सरपंच ने धर्मेंद्र को सपोर्ट नहीं किया। ये बात 1975 की है, जब वो सुपरस्टार थे। मतलब धर्मेंद्र जब ये बता रहे थे तो उनकी आंखों में मतलब जो मॉइस्चर आ जाता है ना, कि नमी आ जाती है कि मैं अपनी पैदाइश की जगह पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाया। और जहां तक बात शिक्षक की, उनके पिताजी शिक्षक थे स्कूल में। उनकी बड़ी बेटी जो अजयता है, वो भी शिक्षक है, यूएसए में रहती है, प्रोफेसर है वहां पे, अपने परिवार के साथ में रहती है। उनकी दोनों जो बेटियां हैं, पहली वाली शादी प्रकाश टोडी की जो दोनों बेटियां हैं, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो अजयता वहां पे रहती हैं, और विजेता का फार्म हाउस जो विजेता फिल्म्स का आपने जिक्र किया, सैनिक फॉर्म में दिल्ली में उनका घर है, जहां पे आई थिंक सनी देओल की जो फिल्म आई थी गदर, तो हमने उनका इंटरव्यू किया था उस सैनिक फॉर्म में। तो अपने बच्चों को उन्होंने सारे संस्कार वही दिए जो उन्होंने अपने पिता से मिले। किसी का भी पिता शिक्षक, मेरे पिता भी शिक्षक थे, तो शिक्षकों के जो बच्चे होते हैं बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत सख्ती बरतते थे, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, वो उन्होंने अपने बच्चों में भी लागू किया। और उनके बच्चे दोनों, उनकी आंख का जो डर होता है, पिता की आंख का डर, वो आज तक मानते रहे कि सनी देओल या बॉबी देओल अगर धर्मेंद्र बैठे हैं कमरे में कुर्सी पे, तो वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि धर्मेंद्र कहेंगे नहीं। और धर्मेंद्र, जैसे कि अमिताभ बच्चन से मिलने लोग आते हैं, जिस जलसा के सामने काफी भीड़ लगती है। एक जमाना था जब धर्मेंद्र के घर के बाहर इसी तरह से भीड़ लगा करती थी, और धर्मेंद्र अपना एक कुर्ता, वो पंजाबी कुर्ता और लुंगी पहन के बाहर निकल आते थे और लोगों से गले मिलते थे। मैं पहली बार जब मिला था 86 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो सारे पंजाब के जितने लोग आते थे, जो भी मुंबई घूमने आएगा उसको दो ही चीजें देखनी होती थी, एक धर्मेंद्र, दूसरा समंदर। तो उनका यही होता था, हमें धर्मेंद्र से मिलना है और समंदर देखना है, बस उनको और कुछ मुंबई में नहीं देखना होता था। और जहां तक अभी आप देखेंगे, जब उनको पहली फिल्म रिलीज हुई है 1960 में, और 69 में अगर आपको याद हो, राजेश खन्ना आ गए थे। राजेश खन्ना नाम का जो तूफान आया हिंदी सिनेमा में, उसके सामने जो डटे रहे वो दो ही सितारे थे, एक धर्मेंद्र और दूसरे देवानंद। उस समय का, वहां से लेकर अब तक का जो धर्मेंद्र का करिश्मा है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो सादगी है, उनका जो बात करने का लहजा है, हर आदमी को ये लगता है कि मेरे घर का कोई आदमी जो है वो हीरो बन गया है। फिल्म फेयर ने कॉन्टेस्ट जो पहली बार की थी 1960 में, वो पंजाब में रहते हुए जीते थे और फिल्म करने आए थे यहाँ पे। जब फिल्म नहीं चली तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि एक टैक्सी खरीद लेते हैं काली पीली, उसको चलाते हैं, कुछ नहीं होगा तो टैक्सी तो चला ही लेंगे, इतना पैसा हमारे पास है। अगर काम, तो उनके भाई ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो, काम यहीं पे होगा, यही तुम्हें एक स्टार बन के रहना है। जिस बंगलों की वो बात कर रहे थे एक इंटरव्यू में, रामानंद सागर के बंगले की और जीवन प्रकाश के बंगले की, उस बंगले की, रामानंद सागर की जो फिल्म है आंखें, जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया, उनकी फिल्म है आंखें, जो शायद हिंदी सिनेमा की पहली जासूसी फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें कि ये एजेंट बन के विदेश में जाते हैं, अलग अलग साजिशों को पता लगाते हैं। वो फिल्म धर्मेंद्र के करियर का टर्निंग पॉइंट है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसको कहते हैं हम हिंदी सिनेमा की भाषा में। आंखें ने वो जो दिया उनको एक दर्जा, वो उसके बाद से उसके पीछे गए नहीं कभी। और हीमैन की जहां तक बात है, मीना कुमारी के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी काजल। काजल के बाद आई थी फूल और पत्थर, और फूल और पत्थर में पहले हीरो हैं हिंदी सिनेमा के जो शर्टलेस नजर आए थे। हाँ। तो फूल और पत्थर के अगर पुराने पोस्टर किसी को याद होंगे तो उसमें धर्मेंद्र का फोटो लगा था शर्टलेस, हालांकि उनको काफी नाराज भी हुए ये फोटो मेरा क्यों लगाया गया। लेकिन सलमान खान से काफी पहले जो शर्ट उतारने का किसी हीरो ने अगर चलन शुरू किया वो धर्मेंद्र थे, और वहीं से उनको नाम मिला था हीमैन। प्राची
बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और ये कैसे अभिनेता हैं जिन्हें दोनों जनरेशन प्यार करती है। आज की जनरेशन भी धर्मेंद्र से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है, और जो पहले की जनरेशन है जिन्होंने धर्मेंद्र को अपने स्टारडम में देखा है, जिन्होंने उनको खूबसूरत खूबसूरत किरदार निभाते देखा है, कभी बेटा, कभी पति, कभी भाई बनते देखा है, कभी सुपर हीरो बनते देखा है, तो वो तो अलग कनेक्शन उनका है। लेकिन आज की जनरेशन उनसे कैसे कनेक्ट होती है? सोशल मीडिया के माध्यम से। धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया पेज से लगातार अपनी वीडियो शेयर करते थे, जिंदा दिली कैसे रहना है, बीमारी से कैसे लड़ना है, अपने आप को कैसे फिट रहना है, ये सब कुछ धर्मेंद्र जो है वो सिखाया करते थे। और अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं कि सलमान से पहले अगर किसी ने शर्ट उतारी और वो कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ तो वो धर्मेंद्र का है। खुद इसका जिक्र धर्मेंद्र किया करते थे। धर्मेंद्र जब फिल्मों में आए तो ही मैन का उनको खिताब मिल गया। अब ही मैन बनकर कैसे लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया, ये बात आपकी अदालत में धर्मेंद्र ने खुद बताई। रजत जी ने जब धर्मेंद्र से उनके शर्ट उतारने के ट्रेंड शुरू करने पर सवाल पूछा तो धर्मेंद्र के जवाब पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई थी। शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप। ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हो, उन्होंने जो दिया शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रांग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा, पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये तो बन गए बेटे, अब तो ये ऐसे कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी ज़िंदगी ने तवाज़ुन सीखा है। वक्त के ये नोकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। तो कैसे फूल और पत्थर में वो किरदार निभाकर हीमैन का खिताब अपने नाम किया। हीमैन के नाम से ही धर्मेंद्र आज भी जाने जाते हैं, उनको हीमैन के नाम से ही लगातार जाना जा रहा है। लेकिन कैसे लोअर मिडिल क्लास का ये लड़का पूरे दिलों पर राज करता है, ये हर किस्से में शशि जी अपने हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के द्वारा बताया जाता था। कहीं ना कहीं धर्मपाजी बताया करते थे कि भाई एक छोटे से छोटा घर का बच्चा, एक छोटे से छोटे गाँव का बच्चा अगर सपना देखे, मन में ठान ले, संघर्ष से ना डरे, तो फिर धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार बन सकता है। हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि हर एक इंसान को धर्मेंद्र जी में खुद भी दिखते थे, क्योंकि वो इतने सिंपल थे कि आप उनसे एकदम कनेक्ट हो जाते थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जो कैरेक्टर इन्होंने शोले में किया या चुपके चुपके में किया था, रियल लाइफ में भी कुछ कुछ वो वैसे ही थे। उनको मतलब रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करते थे, जो उनके दिल के अंदर थी वही उनके फेस पे झलकती थी। मैं उनके घर पे मिली थी उनसे, 1-2 बार उनका इंटरव्यू किया था। जब ईशा देओल के बारे में इंटरव्यू किया तो उनके आंखों में ये दिखता था कि वो कितने प्राउड थे अपनी बेटी से, या अपनी वाइफ की जो हेमा जी थी वहाँ, कि भाई एक्टर हैं वो और अच्छे एक्टर हैं, और उससे ज्यादा वो अच्छे इंसान है। इस बात पे उनको बहुत गर्व था। तो ये चीजें जो है वो एक नॉर्मल फादर की वो क्वालिटीज हैं जो उनमें दिखती थी। तो इसीलिए जब मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि एक्टर से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था कि एक गुड ह्यूमन बीइंग से मिल रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए आज उनकी डेथ पे ये नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि एक एक्टर की डेथ हुई, ऐसे लगता है कि वी लॉस्ट समबडी जो हमारे परिवार के हैं और हमें उनसे एक कनेक्शन था। सबसे बड़ी खूबी उनकी यही थी, उनकी सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी, वो कभी छुपती नहीं थी उनकी। कभी भी उनका ना अपने कैरेक्टर और जो बोल रहे हैं उसमें कभी कोई वो नहीं था, फर्क नहीं था। जो सोचते थे वही दिखता था उनके चेहरे पे। और धर्मेंद्र जी ने हमेशा कहा भी कि इंसानियत होनी चाहिए। आप एक हीरो से पहले, आप एक एक्टर से पहले आप इंसान हैं, और वो इंसानियत हमेशा झलकती रहनी चाहिए। और इसलिए उनका कनेक्ट, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, कि आज की पीढ़ी से भी उतना ही बेहतर है जितना पुरानी पीढ़ी से है। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कभी बीते दिनों के एक्टर बनकर नहीं रहे। जनरेशंस बदलती गई लेकिन धर्मेंद्र को सबका प्यार मिला और धर्मेंद्र ने सबको प्यार बांटा भी।
एक बार उन्होंने खुद बताया था कि नए जमाने और नए उम्र के एक्टर से उनका कितना प्यारा रिश्ता है, कौन उनसे कैसे मिलता है, कौन उनसे कैसे बातें करता है, और सबसे अहम ये भी कि क्यों दशकों बाद भी धर्मेंद्र सबके फेवरेट धर्मपाजी थे। सलमान हमेशा जहां मिलते हैं वो बोलते हैं मेरी पिछली पीढ़ी के वो एक स्टार हैं जो मेरे जैसे हैं, मैं उनके जैसा हूँ। हाँ, नहीं, मैं भी यही कहता हूँ ऑलवेज। वो मैं तो कभी कभी यही बोला कि मेरा तीसरा बेटा है, वो मुझ पे ज़्यादा गया है ऐसे कहा था। इज ए वेरी नाइस, वेरी अफेक्शनेट। सलमान नहीं पहुंच पाए थे, वो शूट कर रहे थे। ही वाज शूटिंग इन गोवा। हाँ, आपने मिस किया उन्हें? नहीं, हाँ, मिस तो होते हैं ना सारे, हो इस मौके पे सब इकट्ठे हो जाए। बस शाहरुख सेम वे, ही लव्स मी। और ऋतिक इतना प्यार से बोला, वो मेरी वार्डरोब में मेरी तस्वीर लगाता था जब यंग था, छोटा था। खुद ही बोलता है कि मैंने ये सारे ऑल ऑफ देम, आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई हैव दैट लव फ्रॉम देम। अमित जी ने ट्वीट किया ट्रेलर देखने के बाद, इट्स ग्रेट। मैंने फिर फौरन फ़ोन भी किया था, ही वाज शूटिंग इन भोपाल। मैं थैंक यू, नहीं पाजी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मैंने लगा कि मैं तो लगा देख के, ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। वो पाजी कहता है हमेशा। धर्म जी, आपकी सभी फिल्मों में से एक, जैसे यमला नाम आपके लिए बहुत पॉपुलर हो गया, ऐसा कौन सा नाम आपको बहुत पसंद था? जो कैरेक्टर वीरू, यमला, ये कुछ ऐसे नाम थे? देखिए, मेरे बहुत से कैरेक्टर हैं। आप लोगों को मेरी फिल्में आपने शायद देखी नहीं है। मेरी फिल्म थी प्रतिज्ञा एक, वो यहाँ से ये गाना शुरू हुआ है। उसके बाद फूल और पत्थर बहुत बड़ी हिट हुई थी। तब लोग मुझे शाका कहकर ही बुलाते थे, शाका शाका शाका, इतनी पॉपुलर हुई थी उस वक्त। ही शोले थी वो। इसी तरह फिर दोस्त एक पिक्चर आई, उसमें मानव था, सत्य काम में सत्यप्रिय था, मेरा गांव मेरा देश में भी कुछ, मतलब आई हैव प्लेड वेराइटी ऑफ रोल्स। तो मेरे दिल के करीब तो जो हिट फिल्म है वो तो रहेंगी ही, और शोले तो फिर बहुत ही बढ़िया होगी। और चुपके चुपके मेरी बहुत प्यारी पिक्चर है। वो फिल्म जब आती है तो वो मैं देखने बैठ जाता हूँ। हम सभी देखने बैठ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कभी गुड्डी फिल्म देखिए, लगे मुझे लेके बनाई गई थी, वही बड़ी प्यारी फिल्म है। ऋषिदा वाज ए ग्रेट डायरेक्टर। आपके लुक्स के तमाम लोग दीवाने थे। इस पीढ़ी के तमाम लोग, आपकी पीढ़ी के तमाम लोग आपसे रश्क भी रखते हैं। दिलीप साहब ने कहा कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे बोलूंगा मुझे धर्म जी जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। मुझे दिलीप साहब जैसा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं। तभी मैं देखता था उनकी फिल्में, शहीद देखी तो मुझे लगा यार ये मेरा भाई है, शायद कौन है, आई शुड मीट हिम, आई शुड बी विद हिम। तो वो भी मुझे उतना ही प्यार देते हैं। आप इतने हैंडसम थे कि पूरे देश की लड़की आप पर फिदा थी। माय गॉड। उस जमाने में आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया या नहीं? नहीं, मैं आपको इस बात का वो था कि हाँ मैं एक ऐसा शख्स हूँ? नहीं, फ़ायदा मैं उठाने वो कोई चीज़ मैं नॉट, इसीलिए तो मैं धर्मेंद्र हूँ कि मैं कि जो फ़ायदा उठाने वाली चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता कभी। अपने आप ही पीपल आर सो नाइस विद मी, सो ऑटोमेटिकली होता जाता है। एंड आई फील एम्बेरेस्ड जब मुझे बहुत बोलते हैं ना, यू आर हैंडसम, यू आर दिस, यू आर दैट। मुझे लगता है यार मैं तो ठीक नहीं हूँ। ऐसे ही मैं कैसे मुझे इतने कह देते हैं, क्या मेरा कुछ भी नहीं है, नॉट्स। तो एक एक कैरेक्टर का जिक्र धर्मेंद्र पाजी अपने बारे में खुद किया करते थे, और जो नई जनरेशन से उनका कनेक्ट है वो हमने देखा भी है। आज जब दुनिया को अलविदा धर्मेंद्र जी कह रहे थे तो नई पीढ़ी के तमाम एक्टर्स भी पहुंच रहे थे। जय वीरू की जोड़ी आज बिछड़ गई। आज अमिताभ बच्चन जब शमशान घाट पहुंचे वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और ये वो कैरेक्टर हैं, जब जब धर्मेंद्र जी का जिक्र किया जाएगा तब तब इन कैरेक्टर्स की चर्चा की जाएगी। और वैसे में दीपक जी, आपने तो बड़े करीब से देखा भी है, उनकी लाइफस्टाइल को भी देखा है, उनकी फिल्मों को भी देखा है, उनकी समीक्षा भी की है। आप आज साझा कीजिए, आपको धर्म पाजी का ऐसा कौन सा रोल है जो आपके दिल में बस गया और जिसका जिक्र आप हमेशा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं। हम लोग जब जिक्र करते हैं तो अक्सर हम लोग नाम लेते हैं कि सत्यकाम में उनका काम बहुत बेहतर था, और वो ऐसी एक फिल्म थी जिसे उस समय ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपको ये जानकर भी अचरज होगा कि जिस फिल्म का मैं नाम ले रहा हूं, जब मैंने धर्मेंद्र जी से पूछा तो कि आप अपनी फिल्मों में से किस फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने चुपके चुपके का नाम लिया था। और हालांकि वो मुझे भी चुपके चुपके बहुत पसंद है, और हालांकि उन्होंने ये कहा था कि चुपके चुपके मैं देखता हूं ओम प्रकाश जी के लिए, क्योंकि हमने उस फिल्म में, मतलब धर्म जी ने और अमिताभ जी ने ओम प्रकाश को बहुत तंग किया था।
तो कहते हैं कि जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। और ऋषिदा की, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ऋषिदा सचमुच एक बेहतरीन डायरेक्टर थे जिन्होंने उनको काफ़ी अच्छा उनके भीतर से अभिनय निकलवा पाए। और चुपके चुपके का जिक्र जब भी होता है, जैसे उन्होंने भी कहा और मैं भी, कभी टीवी पर किसी भी चैनल पर अगर चुपके चुपके आ रही होती है तो यकीन मानिए कि रिमोट एक तरफ हो जाता है और बस हम चिपक कर बैठ जाते हैं। और खुद भी अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बता रहे हैं चुपके चुपके, तो दर्शक उसे पसंद करे इस बात पर तो खैर कोई शक ही नहीं किया जा सकता है। अपने कैरेक्टर्स को जीना, अपनी इंसानियत को जीवंत रखना, ये बताना कि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ धर्मेंद्र जी हमें सिखा कर गए हैं और ये हमेशा याद भी रहेगा। इसलिए आज जब भी किसी से भी मैं बात कर रही हूँ पंकज जी, तो ये बातें उनके बारे में सहज ही लोग बता रहे हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरी बात ये कहते हैं कि बहुत जिंदा दिल थे, और तीसरी बात ये कि ग्राउंड से जुड़े हुए थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे। उनसे मुलाकात करके कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम सुपरस्टार से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था कि हम में से और आप में से कोई एक शख्स है जो अपनी बातें कर रहा है। चौथी जो क्वालिटी थी, बहुत इनोसेंट थे, मतलब उनके अंदर बच्चों जैसी जो एक क्यूरियोसिटी होती किसी चीज को जानने की। अगर आप उनसे किसी बात का जिक्र बोले, अच्छा ऐसा, तुम जब वो शायरी की डायरी लेके एक बार मेरे साथ बैठे अपने ड्राइंग रूम में और डायरी उन्होंने ऐसे पलटी पीछे की तरफ से, तो मैंने देखा सारी डायरी उन्होंने अरबी में लिखी हुई थी। तो उनको देवनागरी में लिखना नहीं आता था धर्मेंद्र जी को। वो शुरू से ही जो उनका पढ़ाई हुई वो उसमें अरबी लिपि में वो लिखते थे, उर्दू में सारी शायरी। और उनका बड़ा मन था कि मैं अपनी इस शायरी के कलेक्शन को पब्लिश करूं, जो उन्होंने मेरे साथ साझा भी किया था। मैंने कहा उसको पब्लिश कर दी, क्या दिक्कत है? बोले लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही छपे, इसको पढ़ेगा कौन? हमने कहा एक तरफ पन्ना आप उर्दू में छापिए, एक तरफ उसका तर्जुमा छाप दीजिए हिंदी में, लोग पढ़ लेंगे। पता नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। लेकिन उनका जो जिंदादिली है, बच्चों की तरह बात करना, एकदम हंस खिला के बहुत जोर से हंसना और खातिरदारी करना। अगर उनके घर में कोई आया है और आप कितना भी मना करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही भेजेंगे। खाली तो बिना मतलब खाली पानी भी नहीं मिलता है उनके यहाँ। बाकी जो उनकी क्वालिटीज है, फिल्मों की बात जैसे भी दीपक दुआ ने जो बता दी, फिल्म चुपके चुपके वो सबकी फेवरेट। जो भी धर्मेंद्र को जानते हैं करीब से, उनका जो कॉमेडी का स्वरूप है, चाहे फिल्म गजब हो या चुपके चुपके हो या यहाँ तक कि शोले में भी उनका काफी वैसा दिखाया गया था रूप। हेमा जी से जब मेरी बात हुई थी सीता और गीता के 50 साल पूरे होने पे, तो उनका जो नटखटपन, चुलबुलापन का अंदाज सीता और गीता के सेट का था, वो हेमा जी ने मेरे साथ शेयर किया था। तब तक इन लोगों का वो शुरू नहीं हुआ था, मतलब प्रेम शुरू नहीं हुआ था। तो उस सेट पर संजीव कुमार भी होते थे और धर्मेंद्र भी होते थे, और रमेश सिप्पी इन दोनों के मैसेंजर थे जो हेमा जी तक उनके मैसेज लेके जाया करते थे। फिल्म के डायरेक्टर थे कि हेमा जी बताती कि रमेश आके मुझे बताते थे कि ये आपको बहुत चाहता है, वो भी आपको बहुत चाहता है। तो वो जो एक वहां पे शुरू हुआ कि किस तरह छेड़ते थे। या शोले के सेट पे है कि जितने भी सीन होते थे हेमा मालिनी के साथ में, उसमें वो लाइटमैन को बता देना कि भाई थोड़ा सा रिटेक हो जाए, ऐसा देख लेना। तो जो पहली फिल्म है उनकी धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, तू हंसी और मैं जवां, आई थिंक 1970s की फिल्म है, वहां से लेके हेमा मालिनी तक उन्होंने 45 फिल्में एक साथ की है। 300 फिल्मों में 45 फिल्में हेमा मालिनी के साथ हैं, और उसमें 60% सुपरहिट फिल्में हैं। तो वो उनका एक, हेमा मालिनी की जो पसंद है उनकी, जो उनको बोल के मुझे इनोसेंस पसंद है, जो उनकी क्वालिटी है, जो कभी दिल में नहीं रखते हैं बात। जैसे कि आप कई सारे सितारे हैं, उनसे आप बात करेंगे, जब इंटरव्यू करेंगे या उनके घर पर भी मिलेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है हमारे साथ बहुत ही सॉफ्ट होने की या बहुत ही पोलाइट होने की एक्टिंग कर रहा है। एक्टर इंटरव्यू देते समय भी एक्टिंग करते हैं। तो एक बार मुझे याद है, सुमन मिश्र थे नवभारत टाइम्स के पत्रकार, उन्होंने अमिताभ बच्चन से यही सवाल पूछा था कि अमित जी आप कब ऐसा होता है जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं? हाँ। धर्मेंद्र के साथ ये था कि जब वो कैमरा नहीं चल रहा होता तो एक्टिंग नहीं कर रहे होते थे। तो एकदम जो कुछ उनके मन में आएगा, जो कुछ बात करनी होगी, बहुत बाल सुलभ हरकतें करते थे और वैसे ही बातें करते थे। तो वो मुझे हमेशा उनका मासूमियत भरा चेहरा याद रहेगा उनका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। और देखिए अभी जब आप किस्से सुना रहे हैं, हम किस्से साझा कर रहे हैं, उनकी कुछ बातें सुन रहे हैं, तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं सबके चेहरे पर एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट है। उनको याद करके वो स्वाभाविक सी मुस्कुराहट आ रही है, वो सुकून है जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, जो छाप उन्होंने छोड़ी है, और वो कैसे बताते हैं अपने तमाम अपने अनुभवों के बारे में। धर्मेंद्र जब हमारे शो आपकी अदालत में पहुंचे थे, तब रजत जी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी सादगी से बयां किया था कि कैसे स्टारडम से ज्यादा उनके लिए दर्शकों का प्यार मायने रखता था। धर्मेंद्र ने शायराना अंदाज में बताया था कि उनके लिए तब हो या आज सबसे जरूरी क्या था, सबसे कीमती क्या था। धर्म जी, इतने बरस लोगों ने प्यार किया, 55 साल तक 300 फिल्में, दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन,
एक से एक सुपरस्टार आए, लेकिन आप अपनी जगह कायम है, लेकिन अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। कभी कोशिश नहीं की नंबर 1 बनने की? देखिए साहब, हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का बाबा आदम निराला है। यहाँ कभी कोई कुछ भी नहीं होता और कभी कोई जैसा कोई नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा, इस इंडस्ट्री में ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे। मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूं तो कैसे। इसके लिए एक बड़ा बाजू शेर है कि वो फिल्म ये नंबर 1 या स्टार ऑफ दिस, स्टार ऑफ सेंचुरी दिस, अब सो मैनी चीज़ें, कोई बादशाह, कोई कुछ हो जाए। तो मैंने कहा हम 3 में हैं न 13 में, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। इस तरह से चला आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मुझे वो मिल जाए, मैं ये कर लूँ, या मैंने पैसे नहीं बढ़ाए लोगों की तरह, मुझे मार्केटिंग होती ये नहीं आता। तो मुझे यही था कि मैं लोगों के दिलों में बस जाऊँ किसी तरह, लोग मुझे प्यार करने लगे। थोड़ी देर में आपकी अदालत में धर्मेंद्र का पूरा यादगार शो जरूर देखिएगा शाम 6 बजे। धर्मेंद्र जी को आज पूरा बॉलीवुड और पूरा देश कैसे याद कर रहा है, उसके कुछ किस्से हम आपको बता रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। और ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा। अनिल जी, आज धर्मेंद्र जी को पूरा हिंदुस्तान अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, आपका अनुभव उनके साथ है, उनके बेटों के साथ है, आज आप कैसे धर्मेंद्र पाजी को याद कर रहे हैं? मेरे लिए तो पूरा सफर ही धर्म जी था। कैरियर की शुरुआत उनसे ही हुई थी। मैंने तो जीवन में पहली फिल्म भी जो देखी थी कभी बचपन में, जब मैं 8-10 साल का था, तो स्क्रीन पर जो पहला हीरो देखा था वो धर्मेंद्र था। मैं नहीं जानता था यही कोई कार्मिक कनेक्शन होगा। और जब मैं बर्निंग ट्रेन में असिस्टेंट बना तो वहाँ भी जो हीरो थे वो धर्मेंद्र ही थे। और धर्म जी के साथ इतनी यादें, इतनी दुनिया जुड़ी हुई है कि मतलब मैं बोलना चाहूँ तो 2, 4, 5 दिन बोल सकता हूँ धर्म जी के ऊपर, इतना कुछ है मेरे पास। और बर्निंग ट्रेन की उनके साथ, फिर एज ए असिस्टेंट, फिर पहली फिल्म की उनके साथ हुकूमत, फिर ऐलानी जंग, फिर तहलका, फिर फरिश्ते, फिर पुलिस वाला गुंडा, फिर अपने तीनों डेल्स के साथ, फिर बेटों के साथ भी की, सनी देओल साहब के साथ गदर, द हीरो, अब बॉबी के साथ अब तुम्हारे हवाले, बॉबी के साथ अपने, और फिर सिंह साहब द ग्रेट, अब जाके गदर 2। तो मेरा तो बहुत लंबा सफर है इस परिवार के साथ। तो क्या क्या किस्सा सुनाऊं आपको, क्या क्या किस्सा सुनना चाहती हैं ये बताइए। ये बताइए अनिल जी, कोई ऐसा किस्सा जो आज आपके जहन में बार बार आ रहा हो, उनका कोई ऐसा डायलॉग, उनकी कुछ ऐसी लाइन जो आज आप बार बार याद कर रहे हो और महसूस कर रहे हो धर्मेंद्र जी को। मैं उनसे आखिरी जो मेरी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, वो उसके बारे में जिक्र करता हूँ। बिल्कुल। मैं गया था और धर्म जी मुझे मिले अपने हॉल में, और मैंने पांव छुए उनके और गले लिपटा लिया उन्होंने। आ भाई आ, मुझे छोटू कहते थे, आ भाई छोटू क्या हाल है तेरा, बढ़िया है। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है अपनी की स्क्रिप्ट का? मैंने कहा सर काम चल रहा है। बोले यार अच्छा रोल लिख मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। क्या है, ये महबूबा है मेरी कैमरा, रोज बुलाती है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, एक बढ़िया रोल कर। मैंने कहा सर सुनाता हूँ सर। एक पिछले कुछ दिनों उनको सुनाया था तो बहुत उसमें आंसू आए थे उनके। तो बस वो लम्हा मैं भूलते ही नहीं हूँ। फिर बहुत सारी शेर शायरिया, हंसी मजाक, हुकूमत के किस्से, इसके किस्से, उसके किस्से होते रहे। और किसको पता था कि वो मुलाकात आखिरी होगी, किसको पता था। एक दुख रह गया कि काश समय रहते, इसीलिए आज जीवन में एक चीज समय रहते, समय काम को कर लेना चाहिए। काश मतलब ये हो पाता तो बहुत अच्छा होता, मगर बस नहीं हो पाया। और आज धर्म जी नहीं हमारे बीच, लेकिन वो रहेंगे सदा, है ही हमारे बीच। मैं उनको कैसे सकता हूँ या कोई इनको कैसे भूल सकता है।
अनिल जी, आज जब भी धर्मेंद्र जी की बात हो रही है तो उनकी जिंदा दिली की बात हो रही है। युवा पीढ़ी को वो कैसे मोटिवेट करते थे, हर हालात में कैसे संघर्ष करके जीतना है वो बताया करते थे। आपका कोई ऐसा किस्सा हो जिसने आपको बड़ा मोटिवेट किया हो? अरे कितने किस्से हैं, कितने हुकूमत के दौरान के कितने किस्से हैं। मतलब मुझे याद है कि हुकूमत कंप्लीट हुई, धर्म जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते थे, उनको आदत नहीं थी ये सब करने की। तो हुकूमत जब कंप्लीट हुई, हुकूमत का ट्रायल उन्होंने एक करके डबिंग करने गए थे चेन्नई में। तो वहां पे मैं डबिंग की रीलें लेके गया, एक एक रील देखते रहे। पूरी पिक्चर उन्होंने देख डाली, डबिंग नहीं की, पूरी पिक्चर देख डाली। और इतने एक्साइटेड हो गए और मुझे बोले मेरा प्राइस क्या, मैंने क्या पैसे लिए तेरे से? बोले सर आपका प्राइस एक्स था, अभी कितने दिए? मैंने कहा वाई दिए। बोले वाई को अब तू भूल जा, बस तूने मेरे को बढ़िया पिक्चर बना दी है, अब मुझे जो दूसरे और तेरे पैसे देने वो मुझे नहीं चाहिए, हो गया बस। तूने जो वादा किया था मेरे से बढ़िया पिक्चर बनाएगा, तूने बना दिया है बस। और फिर जाके उन्होंने सनी सुपर साउंड में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहली बार प्रेस को पिक्चर दिखाई। और उन्होंने एक लेटर लिखा प्रेस में कि 27 साल के कैरियर में धर्मेंद्र का पहला दावा। और ये लेटर हर अखबार में छपा था। उन दिनों तो कोई टीवी यूट्यूब ऐसा होता नहीं था, टीवी होता था मगर यूट्यूब वगैरह तो कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया होता नहीं था। तो मुझे लगता है कि हुकूमत पहली फिल्म थी जिसका किसी एक्टर ने प्रमोशन किया था, नहीं तो उन दिनों एक्टर प्रमोशन करते नहीं थे, उनको पता ही नहीं लगता था। एक साल में 6-6, 7-7 फिल्में आती थी, कौन किसको प्रमोट करेगा। धर्म जी का क्या था कि धर्म जी की 7-7, 6-6 फिल्में एक साल में हिट होती थी, हर तरह की फिल्म होती थी। एक तरफ राजखोसला की फिल्म है, एक तरफ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है, एक तरफ गुलजार की फिल्म है, एक तरफ प्रतिज्ञा है, एक तरफ शोले है। तो हर तरह की फिल्म आती थी उनकी। एक तरफ रोमांटिक फिल्में, क्या उनके एक से एक उनके गाने। अब आप चला रहे हैं मेरे से तो बेटर, हम सब से बेटर, दिखाने से बेटर है तो आप उनके गाने चलाइए, एक से एक धर्मेंद्र ने जो गाने दिए वो कमाल ही है। अभी आपका ये बंद होगा, हम सब धर्म जी के गाने सुनने वाले और कुछ नहीं करने वाले, धर्म जी की फिल्में देखने वाले। हम 3-4 दिन हमारा यही काम है, क्योंकि उन्हीं यादों में रहना है, उन्हीं के संग जीना है अभी, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरी तो पूरा जीवन ही वो थे जी, कैरियर वहीं से शुरू हुआ और आज ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी। आज तो यादों की बारात में हम सब डूबे हुए हैं, आज तो उनकी यादों की बारात ही है जो हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और यकीन माने आप ही नहीं, हम सब अब उनकी फिल्मों के डायलॉग्स को सुन रहे हैं, उनके गानों को सुन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि धर्म जी अभी हम सब में जीवित हैं, अभी पूरे बॉलीवुड में जीवित हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी तमाम सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि धर्म जी क्या थे।